दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे संविधान में जब 395 आर्टिकल बना दिए गए थे तो फिर अलग से जो 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उनको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान को बनाने वाले जो महान निर्माता थे, इनको यह लगने लगा था कि हमारे देश में कुछ विषय ऐसे हैं जिनको या तो बार बार परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी या फिर उनको बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब 395 जो आर्टिकल है उनमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। उनमें अगर परिवर्तन करना होगा तो संसद को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जाए कि फिर अलग से कुछ ऐसा चैप्टर जोड़ दिए जाएं जिनमें परिवर्तन करना आसान हो। अब जब जब जरूरत पड़े तो उनमें तुरंत परिवर्तन कर लो, जिसकी वजह से आर्टिकलों को छेड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुच्छेदों को छेड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे संविधान में 8 शेड्यूल बनाए गए, 8 अनुसूचियां बनाई गई। अब इनको बदलकर आगे जाकर इनमें 4 और जोड़ दी गई, तो अभी हमारे संविधान में कुल टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब ये अनुसूचियां इतनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें इन्हें समझना आसान भी है और यह भी समझ जाएंगे कि इन अनुसूचियों में ऐसे कौन से विषय थे जिनको इनमें रखा गया और इनको बदलना काफ़ी आसान भी है। और ये अनुसूचियों में जो भी विषय रखे गए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र जो पहला शेड्यूल है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अब इसमें क्या है, जो हमारे देश में जो भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है, उनका एक तरीके से यह अनुसूची, पहले अनुसूची एक तरीके से आधार कार्ड है, उनका जन्म कुंडली है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यह लिखा गया है कि जैसे राजस्थान राज्य है, अब ये राजस्थान में जो भी राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, इसकी बाउंड्री कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों को यह टच करती है, पूरा लेखा जोखा इस अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। अब मान लो जैसे कोई भी अलग राज्य इसमें जोड़ना हो या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी इसमें अलग होकर जब भी जुड़ती है तो उसका जो भी क्षेत्रफल है, उसकी जो भी बाउंड्रीज है, वो हमारी अनुसूची फर्स्ट में लिखी गई है। अगर मान लो अनुसूची फर्स्ट नहीं हो, तो जैसे अनुसूची स्पष्ट नहीं हो तो कोई भी राज्य किसी भी दूसरे शहर पर अपना दावा कर सकता है कि जैसे राजस्थान कह दे कि आगरा शहर तो हमारा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अनुसूची 1 में लिखा गया है कि आगरा किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अगर हम ऐसा कहेंगे, राजस्थान वाले ऐसा कहेंगे कि आगरा हमारा है, तो यूपी वाले कहेंगे कि पहले अनुसूची 1 जाकर पढ़ लीजिए, वहाँ पर कौन सा क्षेत्र किसको दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा है कि बिल्कुल भी हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अगर सरकार चाहे कि इनमें से जैसे अलग राज्य बनाना है, अब क्या हुआ था, जैसे 1 नवंबर छत्तीसगढ़ बना था, 1 नवंबर 2000 को। अब ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया गया था, मध्य प्रदेश से काट कर ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया गया था। तो इसको अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगती है, सारा लेखा जोखा अनुसूची 1 में रखा गया है। इसी तरीके से उत्तराखंड बना था यूपी में से 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को। इसी तरीके से बिहार में से झारखंड बनाया गया था, बिहार में से झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। इसी तरीके से एक राज्य और बनाया गया, वो आंध्र प्रदेश में से ये बनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना बनाया गया 2 जून 2014 को। तो ये सब काट पीट के किस में रखे गए हैं, ये सब अनुसूची 1 में रखे गए हैं। कोई भी राज्य किसी अलग दूसरे राज्य के क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता, आपस में नहीं झगड़ सकता किसी भी क्षेत्र को लेकर। सारा एक एक चीज अनुसूची 1 में रखी गई है। तो यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे क्षेत्रफल पर, दूसरे राज्य के क्षेत्रफल पर दावा नहीं कर सकता। अब दोस्तों क्या हुआ, इसी तरीके से 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर पहले भारत का पूर्ण राज्य हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर भारत का पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ से धारा 370 हटाई गई उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद लद्दाख को, इसके साथ ही लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इन सब का लेखा जोखा कहाँ मिलता है हमें? संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसमें हमें बार बार परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी और राज्यों की मांग उठ रही है कि जब भी सरकार और राज्यों का पुनर्गठन करेगी और राज्य बनाएगी, जैसे यहाँ पर एक भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भाग को लेकर एक यहाँ पर भील प्रदेश बनाने की, आदिवासियों का भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। अब मान लो आने वाले समय में अगर यह अलग से राज्य बन जाता है, स्टेट बन जाता है, तो इसको कहाँ पर शामिल किया जाएगा? अनुसूची 1 में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें बार बार परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस विषय को अनुसूची 1 में रखा गया है। अब दोस्तों अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में हम देखें, अनुसूची 2 में है वेतन। वेतन किस किस का वेतन है कि जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बाकी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वेतन का निर्धारण किया गया है। वेतन का निर्धारण किस तरीके से किया गया है? जैसे राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए 1 महीने का। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इनका वेतन है 4 लाख रुपए प्रति माह। और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख और उपाध्यक्ष और उपसभापति और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। उपसभापति वो होता है, जैसे राज्यसभा का सभापति तो होता है उपराष्ट्रपति और उसका ही उपसभापति होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष फिर उसका उपाध्यक्ष, इसी तरीके से सभापति और उपसभापति होता है। और उसके बाद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी टोटल न्यायाधीश है 34+1 जो न्यायाधीश बैठते हैं टोटल, उनका वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश का जो मेन न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको भी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा उच्च न्यायालय के अलावा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश हैं उनको मिलेगा 2.25 लाख रुपए प्रति माह। और इसी के साथ कैग, जो सरकार का लेखा जोखा रखता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका भी वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए। कैग एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ये पूरे सरकार की कितने पैसे कहाँ पर खर्च हुए, किस काम में खर्च हुए, इतने क्यों हुए, कहाँ गए, एक एक रुपये का हिसाब किताब रखता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसे कहते हैं कैग। फिर यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर का भी तनख्वाह कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह होती है। अब इसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो मिलेंगे 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश को मिलेंगे 2.25 लाख। और साथ ही यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग और आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इन सभी को 2.25 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। अब दोस्तों इसको अनुसूची में क्यों रखा गया है? अब मान लो कल ही राष्ट्रपति यूँ कह दे कि नहीं मेरे को तो 25 लाख रुपए महीने तनख्वाह चाहिए। अब राष्ट्रपति को यह बोला जाएगा कि तुम अनुसूची 2 को जाके पढ़ो कि तुम्हारा वेतन कितना है, उसी हिसाब से तुम्हें वेतन दिया जाएगा। अब वो बोल नहीं सकता कि मुझे ज़्यादा वेतन चाहिए। अब उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे भी राष्ट्रपति के बराबर चाहिए। भाई राष्ट्रपति के बराबर कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो अनुसूची 2 में इसे रखा गया है। अब इसमें बार बार परिवर्तन करने की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मान लो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय अनुसूची बनाई गई, तो ऐसा थोड़ी था कि आज़ादी के समय में ही राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मान लो 2 साल बाद में, 5 साल बाद में राष्ट्रपति की तनख्वाह मान लो हो गई 10 लाख रुपए, तो फिर इसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। तो 10 लाख रुपए मान लो हो जाएगा तो इसमें परिवर्तन करना आसान होगा, क्योंकि यह शेड्यूल का विषय है, अनुसूची का विषय है, अनुसूची 2 का विषय है। तो तनख्वाह तो बदलती रहती है, जैसे 2 साल बाद, 5 साल बाद जो बेसिक तनख्वाह है उसमें परिवर्तन होता रहता है, 10 साल बाद परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें बार बार हमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस विषय को अनुसूची 2 में रखा गया है, शेड्यूल में इन विषयों को रखा गया है। अब दोस्तों आगे हम देखें तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है।
तीसरी अनुसूची में है शपथ। तीसरी अनुसूची में चर्चा है शपथ की। अब शपथ की चर्चा इसलिए रखी गई है क्योंकि जो भी शपथ लेता है, जैसे कोई मंत्री बनता है वो भी शपथ लेगा, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायालय के न्यायाधीश भी वो भी शपथ लेंगे, राज्य विधान मंडल के जो भी मंत्री बनते हैं या फिर सदस्य बनते हैं उन सबको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, सबको शपथ दिलाई जाती है। जिसलिए इस विषय को किस में रखा गया है? अनुसूची 3 में रखा गया है। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। अब दोस्तों इसमें जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको इस अनुसूची से अलग रखा गया है। इनको इस अनुसूची से अलग रखा गया है। अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर इनको सबके साथ रख दिया जाएगा तो इनको तो फिर बेइज्जती फील होगी ना, क्योंकि ये तो सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के सर्वोच्च पद होते हैं। अब मान लो इनको किसी विधानसभा सदस्य के साथ ही रख दिया गया, इसी शेड्यूल में रख दिया गया, तो इनको सीनियरिटी का अनुभव भी नहीं होगा। ये तो ये सोचेंगे कि यार हमको तो इनके बराबर ही रख दिया। जैसे किसी बड़े अधिकारों को किसी चपरासी के साथ रख दिया जाए या उनके साथ ही वो समान रूप से बैठा दिया जाए, तो फिर ये बराबर में कुर्सी लगा दी जाए तो फिर ये तो गलत होगा, फिर तो सीनियरिटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इनकी इज्जत को रखने के लिए इनको अलग से अनुच्छेदों में इनकी शपथ की चर्चा की गई है। अब जैसे इनकी शपथ की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की गई है 60 में, उपराष्ट्रपति की गई है 69 में और राज्यपाल की गई है 159 में। हम आगे चलकर इनको पढ़ेंगे, जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इन सब की चर्चा इनमें की गई है। तो किन को इस शेड्यूल से अलग रखा गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को, क्योंकि इनको सीनियरिटी का अनुभव ही नहीं रहेगा। अब शपथ में भी ऐसा लिखा गया है कि कोई डॉक्टर ये कह दे कि मैं देश की रक्षा करूंगा, भाई तुम्हारा है लोगों की जान बचाना, लोगों के दुख दर्द ठीक करना। अब तुम ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैं देश की रक्षा करूंगा, तुम सेना की शपथ थोड़ी ले सकते हो। या फिर सेना ये कह दे कि हम लोगों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बीमारियों की रक्षा करेंगे मरते दम तक, ऐसा नहीं है। इसमें शपथ में लिखा गया है कि इस मंत्री को ये शपथ लेनी है, इस न्यायाधीश को ये शपथ लेनी है और इसको ये शपथ लेनी है। सबकी अलग अलग शपथ की इस चर्चा में की गई है, शेड्यूल 3 में की गई है। तो दोस्तों शेड्यूल फर्स्ट में क्या हुआ? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या हो गई? दूसरे में हो गई वेतन। तीसरे में क्या हो गया? शपथ। अब दोस्तों चौथे में देखिए, शपथ में किस किस को अलग रखा गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को, जिनकी चर्चा किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की 60 में, उपराष्ट्रपति 69 में और राज्यपाल की 159 में शपथ की चर्चा की गई है। इन आर्टिकलों में इनकी चर्चा की गई है। बाकी सभी जो भी शपथ लेते हैं उन सब की चर्चा इस अनुसूची में की गई है, तीसरी अनुसूची में की गई है। अब दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी शेड्यूल में क्या है? एक बात ध्यान रखना, आपकी शेड्यूल को ही अनुसूची कहा जाता है। अब चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट। जैसे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में किसको कितनी सीट मिलेगी, ये किस अनुसूची में है? अनुच्छेद 4 में इसकी चर्चा की गई है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ऐसे ही हम अलग अलग देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। दोस्तों संसद में, ये संसद है हमारी पुरानी संसद और ये है नई संसद, पुरानी को हटाकर नई संसद बना दिया गया है। इसमें 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब अनुसूची 4 में क्या किया गया है? अनुसूची शेड्यूल 4 में क्या किया गया है? जो राज्यसभा की सीटें हैं, जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका वर्णन किया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा की है, बिहार में 16 सीटें राज्यसभा की है और पश्चिम बंगाल में 16 हैं,
ओडिशा में 10 हैं। इसी तरीके से पूरे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें राज्यसभा को मिलेगी, राज्यसभा की कितनी सीटें उस राज्य को मिलेगी, इसका वर्णन शेड्यूल 4 में किया गया है। शेड्यूल 4 में अनुसूची 4 में किया गया है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की। इस तरीके से राज्यसभा की सीटों का वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। अब दोस्तों अनुसूची 4 तक हो गई हमारी, अनुसूची 4 हो गई राज्यसभा में सीट। अब अनुसूची 5 में हम देखें कि अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूची 5 में क्या है? लोकसभा में SC ST कुछ सीटें लोकसभा में SC ST के लिए निर्धारित की गई हैं, फिक्स की गई हैं। अब दोस्तों जैसे जब संविधान हमारा देश में आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी पिछड़ी हुई जाति ऐसी थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जानी जाती थी, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, अगर मान लो जैसे हम आज भी स्थिति देखें, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके द्वारा निम्न जाति के लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है आज़ादी के 75-80 साल बाद भी। तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भी नीची जाति वाले जो लोग थे उनको काफ़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अब जो हमारे संविधान के जो महान निर्माता थे उनको यह लगने लगा था कि, पहले भी यह लग रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यह लगता था कि अगर इनको समाज की बराबरी पर नहीं लाया जाएगा तो ये कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते, कभी भी अपनी जो समस्याएं हैं उनको संसद तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ऐसा किया गया संविधान में कि उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्व सीट रखी गई कि ये सीटों पर केवल SC ST के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, वो भी लोकसभा में। तो दोस्तों अनुसूची 5 में क्या है? शेड्यूल 5 में SC ST के लिए लोकसभा में स्पेशल सीटों का प्रावधान किया गया है, रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया है। जैसे हम अपने आसपास के क्षेत्र में भी देखेंगे तो कहीं कहीं क्या है कि लोकसभा के जब सांसदों के चुनाव होते हैं उस समय SC ST की सीटें फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर केवल कैंडिडेट SC ST का ही लड़ सकता है, जब OBC का या फिर अदर अपर कास्ट का उसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसकी वजह से यह उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो नीची जाति हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कोई ना कोई, इनको अगर सीट नहीं दी गई तो ये कभी भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकते। जिसकी वजह से इस अनुसूची में, अनुसूची 5 में लोकसभा में SC ST के लिए सीटें निर्धारित की गई है, जो शेड्यूल 5 में इसका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों शेड्यूल 1 में हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में हो गया वेतन, 3 में हो गई शपथ, कौन कौन से को कहाँ कहाँ शपथ दिलाई जाएगी, 4 में हो गया राज्यसभा में सीट, किसको कितनी सीट मिलेगी, 5वें में हो गया लोकसभा में SC ST के लिए जो फिक्स सीटें की गई है, जो सीटें निर्धारित की गई है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब दोस्तों शेड्यूल 6 बहुत महत्वपूर्ण है। शेड्यूल 6 में क्या किया गया है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष दर्जा दिया गया है। शेड्यूल 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं जिसमें इनको दर्जा दिया गया है? दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए कि शेड्यूल 6 में किस किस की चर्चा है। शेड्यूल 6 में इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य हैं। एक तो है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को क्या किया गया है? विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान में शेड्यूल 6 के द्वारा। शेड्यूल 6 के द्वारा इन राज्यों को, 4 राज्यों को, पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उनको विशेष उपबंध दिए गए हैं, उनको विशेष दर्जा दिया गया है। अब ये दर्जा कौन कौन सा है उसके बारे में देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में कुछ आदिवासी ऐसे लोग थे जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाकर रख रहे थे और साथ ही उनको लेकर चल रहे थे। अब क्या हुआ कि संविधान को ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया जाए।
हर जगह उसी संविधान को थोप दिया जाए जहां पर नहीं थोपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां पर इसको थोपा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, संविधान को जिस तरीके से पूरे देश में थोपना आसान नहीं था, तो कुछ राज्यों को जाहिर सी बात है कि विशेष उपबंध किए जाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर को पहले अलग से दर्जा दिया गया था, आर्टिकल वो धारा 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। उसी तरीके से पहले और अभी भी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। अब इसमें यह क्या है कि अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये जब अपने हिसाब से कानून बना लेंगे तो इसको देश की संसद भी मान्य करेगी, देश की संसद भी मान्य करेगी। अब देखिए, अपने राजस्थान वाले अलग से कानून बना के देख लो कि देखिए संसद मान्य करे कि नहीं करे। ऐसा जवाब आएगा कि कभी कानून बनाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये अपने कानून बना सकते हैं। जैसे इन्होंने किस तरीके से कानून बनाए, इन्होंने अपने कानून बना दिए, इन्होंने कानून बना दिया कि जैसे जंगलों की कटाई नहीं की जाएगी, जंगलों की कटाई नहीं की जाएगी। अब कोई भी जाकर यहाँ पर विकास के नाम पे या फिर उद्योग धंधे फैक्ट्री खोलने के नाम पर यहाँ पर जंगलों को काट नहीं सकता, जब तक वहाँ की सरकार या वहाँ के जो कानून अनुमति नहीं देगा तब तक यहाँ पर काटा नहीं जा सकता, जंगलों को काटा नहीं जा सकता। फिर इन्होंने जैसे मान लो कानून बना लिया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा। और ये जो कानून बनाएंगे इसको देश की संसद भी स्वीकार करेगी। ये 6 अनुसूची में 6 शेड्यूल में लिखा गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी। ये हैं सोनम वांगचुक, जिनको अभी फिलहाल पकड़कर प्रोटेस्ट की वजह से पकड़कर इनको जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जोधपुर जेल में भेज दिया गया है। ये क्या कर रहे थे, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कराने की मांग कर रहे थे। जब से ये केंद्र शासित प्रदेश धारा 370 हटाई गई है, तब से यहाँ पर क्या हुआ कि लोग बाग उद्योग धंधों के नाम पर, यहाँ पर पर्यटन के नाम पर होटल खोल रहे थे, उद्योग धंधे खोल रहे थे। साथ ही यहाँ पर जो भी पर्यटक जा रहे थे वो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नाश करते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को यह लग रहा था कि आने वाले कुछ ही समय में अगर हम नहीं संभले तो ये जो बचाकर काफ़ी समय से जो लद्दाख की सभ्यता और वहाँ की जो संस्कृति और वहाँ का जो पर्यावरण को बचाकर चल रहे थे उसका सत्यानाश कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अपने कुछ साथियों को लेकर या फिर अपने लोगों को एक साथ लेकर, लद्दाख के लोगों को एक साथ लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए लद्दाख को, और साथ ही इसको 6 अनुसूची में 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। लेकिन क्या 6 शेड्यूल में शामिल किया गया? नहीं। जबकि क्या किया गया, सोनम वांगचुक को पकड़कर कहां पर भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया है। अब दोस्तों, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहिए नहीं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इस शेड्यूल में क्या है, 6 शेड्यूल में क्या है, विशेष उपबंध किए गए हैं राज्यों के लिए। उसी तरीके से चाहते थे सोनम वांगचुक कि लद्दाख के लिए भी एक विशेष उपबंध किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ के पर्यावरण और संस्कृति को और सभ्यता को यहाँ पे बचाया जा सके और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन होने से इसको बचाया जा सके और जो लद्दाख की खूबसूरती है उसको बचाया जा सके। जिसकी वजह से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब की बार जब प्रोटेस्ट हिंसक हो गया तो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। अब दोस्तों, ये था 6 शेड्यूल जिसमें विशेष राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष उपबंध किए गए हैं। दोस्तों, अब हमारे देश के द्वारा भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है। जैसे कभी आपने टीवी देखा या न्यूज़ देखी तो मणिपुर के जलने के अलावा आपने बहुत कम न्यूज़ में पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य देखे होंगे जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर पूर्वोत्तर वाले जो भी लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और साथ ही वहाँ पर जो लड़का या लड़की में कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लड़की जितनी पढ़ेगी उतना ही लड़का पढ़ेगा। और वहाँ के लोग कभी भी अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। ये कि यहाँ के लोग काफ़ी देशभक्त होते हैं। इनके असम के नाम पर तो जैसे असम राइफल भी बनाई गई है, नागा रेजिमेंट भी बनाई गई है। इस तरीके से इन राज्यों के ऊपर भेदभाव किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका भी बराबर तरीके से विकास करना चाहिए। जैसे उत्तर भारत या दक्षिण भारत में सब जगह होता है, उसी तरीके से इनका भी ध्यान रखा जाना
चाहिए। दोस्तों ये था 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में हमने चर्चा की पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। दोस्तों पहला शेड्यूल हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें पूरा एक तरीके से जन्म कुंडली है। दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीट किसको कितनी मिलेगी, पांचवा में SC ST के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व रखी गई हैं। छठी में पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष उपबंध किए गए हैं। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इनको संविधान में कुछ विशेष छूट दी गई हैं और अपने कानून बनाने की भी विशेष छूट दी गई हैं, जिसको संसद भी मान्य करेगी। दोस्तों ये थे हमारे संविधान में 6 शेड्यूल, और 6 शेड्यूल और बच गए हैं जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि कुल टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसकी वजह से हम आपके साथ जो भी संविधान के बारे में जानकारी साझा करेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।